स्वागत है हमारे हॉरर स्टोरी टेलिंग चैनल में, जहां कोहरे के डरावने इंतजार में रचती है भयानक कहानियां। तैयार रहें, क्योंकि हम आपके स्पाइन को झटके देने वाली एक कहानी पेश करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? आप मेरी चैनल में नया हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे को ज्यादा मोटिवेट करने के लिए कमेंट करना न भूलें। गुलाब को शांत कर पलंग पर लिटा देता है। उसके पूछने पर गुलाबो कहती है, घबराओ नहीं, मुझे कभी कभी ये समस्या होती है, सांस फूल जाती है, कोई चिंता की बात नहीं है। बचपन से ही मुझे ऐसा कभी कभी होता है, पर कुछ समय बाद ठीक भी हो जाती हूँ। सचिन उसकी बात सुनकर थोड़ा चिंतित होता है। एक बार मुझे शहर में सेट हो जाने दो, फिर किसी अच्छे से डॉक्टर को तुमको दिखाएंगे, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। बस कुछ दिन की बात और है। अरे मैं ठीक हूँ बाबू, और तुम ये बात माताजी या किसी को भी बताना मत, वैसे ही सब मुझे लेकर इतना परेशान है और परेशान हो जाएंगे। तुम ठीक कहते हो, हम बाद में शहर में किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेंगे। पहले तुम नौकरी में ज्वाइन कर लो, धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। गुलाबो सचिन के हाथ पर हाथ रखते हुए बोली। उससे बात करके सचिन बाहर सबके पास आता है। बाहर आंगन में माँ, भैया और भाभी को एक साथ चिंता में देखकर अनकी पास जाता है। उसकी माँ पार्वती, महेश और रमा किसी बाबाजी के बारे में बातें कर रहे होते हैं। सचिन उनकी अधूरी बात सुनकर पूछने लगता है, कौन आया था माँ? आप सभी किस बाबा के बारे में बातें कर रहे हो? पार्वती पलटकर सचिन को देखती है। तू कहाँ था? मैं तो अंदर अपने कमरे में था। गुलाबो की तबीयत अचानक कुछ खराब हो गई थी, उसे ही संभाल रहा था। सचिन सफाई देते हुए माँ पार्वती से बोला, क्या अब कैसी है वो? क्या हुआ था उसे? अरे कुछ नहीं माँ, बस थोड़ी घबराहट और बेचैनी सी हुई थी। बता रही थी, बचपन से ही कभी कभी उसे ऐसा होता है, बाद में ठीक भी हो जाती है। सचिन पार्वती से बोल रहा था और बगल में खड़ी रमा चुपचाप सुन रही थी। सचिन की बातें सुनकर रमा भी हैरान रह गई। वो मन ही मन कुछ सोचकर और भी भयभीत होने लगी। पार्वती उसे देखकर बोली, अरे अब तुझे क्या हुआ? तू भी सोचने लगी? क्या पता इस घर में क्या क्या हो रहा है, जिसे देखो वो ही अजीबो गरीब होता जा रहा है। आजकल ये रमा भी गुमसुम रेवे है, पूछो तो कुछ बतावे नहीं, पता नहीं मन ही मन क्या सोचती रहती है। रमा उनकी बात सुनकर बोली, नहीं माजी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं भी बस उन्हीं सब बातों से थोड़ा परेशान है, जिन बातों ने आपको भी चिंता में डाल रखा है। कितना भी करूं पर मन से जाती ही नहीं ये बातें, रमा बात बनाते हुए पार्वती से बोली। सचिन बड़े गौर से दोनों की बात सुनता रहता है। तभी माँ उससे बोली, एक बहुत ही पुराने अघोरी साधु भोलेनाथ के परम भक्त थे, बाबा गिरिराज जी। वो तो परम ज्योति में लीन हो गए। उनके ही शिष्य बाबा योगीराज जी आए, ये अभी बहुत पहुँचे हुए सन्यासी है, बहुत जप तप करके कई सिद्धियां प्राप्त की है। उन्होंने ज्यादा कहीं आते जाते नहीं, बस हमारे यहाँ ही आते हैं कभी सभी। वो भी इसलिए कि तेरे बापू उनको गुरु बाबा योगीराज जी को बहुत मानते थे। पार्वती सचिन से बोली।
बाबा योगीराज, बाबा गिरिराज, ये सब क्या है माँ? किन बाबाओं के चक्कर में पड़ गई आप? ये सब पाखंडी होते हैं, कोई सिद्धि विद्धि नहीं होती, सब मूर्ख बनाते हैं। सचिन पार्वती को बीच में ही टोकते हुए बोला, फालतू बातें मत कर, तू नहीं जानता उनकी कितने एहसान हैं हम पर। आइदा फिर कभी उल्टी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तेरी हर बात चुप बाप मान रहे हैं तो तू और सर पर बढ़ता जा रहा है। बोलने से पहले सोच लिया कर। एक बार ये जो तेरा बड़ा भाई महेश, जो अभी तेरे सामने जिंदा खड़ा, ये सब उन्हीं बाबा की कृपा और महिमा से है। तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। बहुत पुरानी बात है, जब महेश 3 से 4 साल का रहा होगा। एक बार महेश खूब बीमार पड़ा, काफी हकीम दिखाए, बहुत दवा की, जिसने जहाँ बोला वहाँ गए, पर इसकी तबीयत ने कोई सुधार नहीं हुआ। सारे इलाज कर लिए पर कोई कुछ नहीं कर पाया। एक रातों माई अचानक से उठकर नींद में ही चलने लगता, कभी कभी नींद में बुरी तरह चीखता, जैसे किसी डरावनी चीजों को देख लिया हो। इसकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती। एक बार तो रात में नींद माई चलते हुए घर से बाहर निकल गया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली तो महेश को घर में ना देखकर हम सभी बहुत परेशान हो गए। पूरे गांव, आसपास सब जगह देखा पर ये कहीं नहीं मिला। बाद में गांव के ही एक आदमी को वो जंगल में बेहोश पड़ा मिलता। वो जो तेरे शहर के अंग्रेजी पढ़े लिखे वैद्य होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको? हाँ, डॉक्टर साहब। वही उस जमाने में तो सिर्फ शहर में ही होते थे। वहाँ भी जाकर दिखाया उनको, पर उनकी दवाई भी नहीं लगी। उन लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये बहुत कमजोर हो गया है, ज्यादा दिन जी नहीं पाएगा। और हमने भी आशा छोड़ ही दी थी। फिर एक दिन भोलेनाथ की कृपा से एक बाबाजी गांव में आए हुए थे। वो लोगों के दुख दर्द अपनी सिद्धि के बल पर ठीक करते थे। हम भी उनके बारे में सुनकर महेश को लेकर उनके पास गए। उन्होंने अपनी सिद्धियों से आंख बंद करके फौरन बता दिया कि इसके पांव किसी गलत जगह पड़ गए हैं, इसलिए इसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने भभूत लगाई इसके माथे पर, वैसे ही इसकी आंखें अंगारे की तरह ताल ताल जलने लगी और ये बेहोश हो गया। उन बाबा ने इसके सर पर हाथ रखकर कुछ मंत्र बोले, फिर फूंक मारी, अभिमंत्रित जल दिया। ये फौरन उठकर बैठ गया, आंखें भी सही हो गई। उन्होंने अभिमंत्रित कर जल दिया, जो इसे कुछ दिन पीना ना था, और इसके पूरे शरीर से एक पूरी सुपारी उखड़कर एक शीशी में बंद करके तेरे बापू को दी और बापू को बोले कि इसे दूर कहीं जंगल में गाड़ आना, जहाँ ईसानी आबादी नहीं हो। तेरे बापू तेरे मनु चाचा को साथ लेकर उसे कहीं दूर जंगल में गाड़ आए। 3 से 4 दिनों में ही उनके अभिमंत्रित जल से तेरा भाई वापस ठीक हो गया। तब से तेरे बापू उनके भक्त हो गए। वो बाबाजी जब तक इस गांव में रहे उनकी खूब सेवा की, और बाद में भी जब भी आते तो उनकी बड़ी लगन से सेवा करते थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया जब से तब साई तेरे बापू और इस घर को ही कभी कोई परेशानी नहीं आई। साधु हो या फकीर या हम जैसा आम इंसान, उनकी उम्र पूरी हुई तो वे ब्रह्मलीन हो गए। बाद में उनकी जगह उनके शिष्य बाबा योगीराज जी को बाबा गिरिराज जी ने जाते जाते अपनी सारी सिद्धियां इनको दे गए। ये भी बहुत पहुँचे हुए साधु हैं। इन्होंने भी कई सारी सिद्धियां प्राप्त कर रखी है।
उनकी कृपा से ही हम फल फूल रहे हैं बेटा, वरना इतना बुरा बात भी आया हमारी जिंदगी में कि कोई और होता तो मिट गया होता। पर भगवान भोलेनाथ जी और बाबा जी की असीम कृपा से ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ा। थोड़ा बहुत गिरना उठना तो सबकी जिंदगी में लगा रहता है, लेकिन जिसका विश्वास ईश्वर और उसके सच्चे बंदों में असीम रहता है, मुसीबतें भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। इसलिए बिना जाने कुछ अब मत बोलना बेटा। हम जानते हैं हम लोगों ने कैसा समय देखा है, किन मुश्किल हालत का सामना कर तेरे भाई और तुझे इतना बड़ा किया है। पार्वती बोले जा रही थी और सभी चुपचाप सुने जा रहे थे। माँ की बात सुनकर सचिन कुछ देर खामोश रहता है, फिर बोलता है, मैं आपको गलत साबित नहीं कर रहा माँ, बस मुझे ऐसी बातों पर पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता। आज विज्ञान का युग है, ऐसी बातों पर भला कौन यकीन करता है। आपको अच्छा नहीं लगता तो मैं अब आपसे इस बारे में कोई बात नहीं करूँगा। आप सभी खुश रहो माँ, मुझे और क्या चाहिए। इतना कहकर सचिन माँ के गले लग जाता है। तू शहर कब जा रहा है? तैयारी हो गई तेरी? किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना, परेशान नहीं होना, तेरा भाई अभी बैठा है। रुपए पैसे की चिंता मत करना, बस अपना काम मन लगाकर करना और यहाँ की चिंता बिल्कुल नहीं करना, मैं हूँ ना। महेश सचिन के सर पर हाथ फेरते हुए बोला। दोनों भाई एक दूसरे को देखते हुए आपस में गले लग जाते हैं। नहीं भैया, बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। मैं कल सुबह निकल रहा हूँ और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, बाकी मैं सब अरेंज कर लूँगा। मुझे दुख है कि मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा, पर भैया माँ भाभी आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ कि गुलाबो एक बहुत अच्छी लड़की है। देखिएगा वो आपको कोई शिकायत का मौका कभी नहीं देगी। अपना घर छोड़कर आई है तो थोड़ा असहज महसूस कर रही है ना, धीरे धीरे सबसे घुल मिल जाएगी। बस उसे थोड़ा वक्त दीजिए, उससे कभी कोई गलती हो जाए तो उसे क्षमा करते रहिएगा। महेश सचिन के कंधे पर हाथ रखते हुए सभी की तरफ देखते हुए, अरे मेरे भाई तू बहू की चिंता क्यों करता है? वो अब इस घर की इज्जत है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ तेरी नहीं बल्कि हम सब की है और हम सभी उसका पूरा ध्यान रखेंगे। तू बेफिक्र होकर शहर जा और खुश मन से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर। तेरे इस दिन का इंतजार हमको कब से था। मेरा भाई अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। पार्वती जो अब तक उनकी बातें सुन रही थी, उसकी आंखों में भी खुशी के अंशु झलक आए। वो सचिन को आशीर्वाद देते हुई बोली, बेटा मैंने गुस्से में जो कह दिया हो उसका बुरा नहीं मानना। एक माँ को अपनी सभी संतानों की बराबर फिक्र होती है। तू बहू की चिंता बिल्कुल मत कर, वो कोई मेरी दुश्मन नहीं है, बस उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगता है। एक बार मैं कभी किसी बात का जवाब नहीं देती, पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है। ऊपर से पूजा पाठ भी नहीं करती। जब से आई है तब से मैंने या रमा ने उसे कभी पूजा करते नहीं देखा, अपनी ही धुन में रहती है। मुन्नी बिट्टू भी कितना उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, पर वो उनको भी कोई भाव नहीं देती। मैं कोई उसकी शिकायत नहीं कर रही, पर जो सब है वो ही बता रही हूँ। तू उसे थोड़ा समझा देना। परसों गांव की कुछ औरतें आई थी बहू से मिलने के लिए।
मैंने बुलाया तो काफी देर तक तो आई नहीं, और जब ज्यादा जोर दिया तब ऐसे आकर खड़ी हो गई जैसे हमने उसे बुलाकर कोई अपराध कर दिया हो। सभी औरतें तरह तरह की बात करते हुए गई। इस समाज में उठना बैठना है तो सबसे मिलजुल कर रहना पड़ता है। बस यही बातें हैं जो हमें उसके बारे में थोड़ा परेशान किए रहती है। लेकिन तू इन सब की चिंता मत कर, तू अपनी नौकरी पर ध्यान दे। बस उसे थोड़ा इस घर के रीति रिवाज समझा देना, पार्वती सचिन से कहती है। सचिन बड़े गौर से माँ की पूरी बात सुनता है। वो आश्वासन देता है कि गुलाबों को समझाएगा तो वो ऐसा नहीं करेगी। अगले दिन सुबह, अरे सचिन जल्दी आ, गाड़ी का बखत होने वाला है। बंटी भी आ गया तुझे लेने, तुझे नाके तक छोड़ने। सचिन अपना सामान लेकर बाहर आता है, सबके पांव छूता है, आशीर्वाद लेकर जैसे ही जाने को होता है सामने से खुशबू आ जाती है। दोनों के कदम एक दूसरे के सामने आकर स्थिर हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। सचिन नजरें नीची कर उसके बगल से बाहर निकल जाता है। खुशबू वही खड़ी खड़ी उसे जाते हुए देखती रहती है। अरे खुशबू वहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? आ अंदर आ। वापस पीछे पलटकर रमा के पास आती है। मैं माजी की गठिए की दवाई लेकर आई हूँ। भाभी बाबा कल शाम ही लाई ये। वेदजी से भाई साहब कितना ख्याल रखते हैं, मेरी कितनी चिंता करती है। भगवान तुझे हर खुशी दे। कुछ दिनों बाद रात में रमा की अचानक नींद खुलती है। उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है। वो कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाकर देखने लगती है। आवाज बाहर कहीं से आ रही थी, कुछ कड़क चीज अपने दांतों से चबाने की। पहले उसे लगा बाहर कोई कुत्ता होगा, कुछ चबा रहा होगा, पर आवाज लगातार आ रही थी। गौर से सुनने पर उसे ये आवाज किसी जानवर की नहीं लगी। वो उठकर खिड़की खोलकर बाहर को देखती है तो आवाज सामने से सचिन के कमरे से आती सुनाई देती है, जैसे कोई गली हुए कुछ कड़क चीज जम के दबा रहा हो। डरकर वो महेश को जगाती है। महेश उठकर उससे पूछता है। वो उसे बाहर से आ रही आवाजों के बारे में बताती है। तभी अचानक से वो आवाज आनी बंद हो जाती है। महेश फिर से इसे रमा का भरम बोलकर उसे सोने को बोलता है। महेश तो सो जाता है पर रमा नहीं सो पाती। वो गुलाबों के बारे में ही सोचती रहती है।